नमस्कार साथियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण विचार के बारे में हम वैसे तो सामान्य जो जानकारी लिखी थी हमने, उसमें कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन अब यहाँ जानते हैं कि वर्ण विचार कहते किसको। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी परिभाषा, सामान्य जानकारी लेंगे, वर्णों के कितने भेद होते हैं उनको पढ़ेंगे, साथ ही में इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, अलग अलग आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो। ठीक है। और अगर आप वर्ण विचार जितना ढंग से पढ़ेंगे तो आगे आपको संधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको संधि आ गई तो उपसर्ग और प्रत्यय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए जो क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसी क्रम में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो टॉपिक का नाम तो वर्ण विचार है ही है। इसकी परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा क्या है। तो भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई जिसके उसके बाद में कोई टुकड़े नहीं हो सकते हो, अंतिम रूप से जो खंड हो जाते हो उसके बाद में खंड नहीं होते हो, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अगर बात करें वर्णों के भेद कितने होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और हिंदी की लिपि जिसका नाम देवनागरी है, और देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, और उसमें जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। कितनी मानी गई है? 33। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये तुलनात्मक दृष्टि से हम देख लेते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर पाते उसे व्यंजन कहते हैं। और जैसे अ आ ई ये होते हैं स्वर, और क ख ग घ ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो जानते हैं दोनों में तुलनात्मक लिखा हुआ है, एक तरफ तो लिखा हुआ है व्यंजन के बारे में और एक तरफ लिखा हुआ है स्वरों के बारे में। दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु यानी कि हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, वे स्वर ध्वनियां कहलाती है। या तो ये परिभाषा याद कर लेना, नहीं तो फिर दूसरी परिभाषा और दी हुई है कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर्त से बिना अवरोध या विघ्न बाधा के बाहर निकल जाती है। मतलब इनको बोलने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये एक तरफ मैं स्वर के बारे में बोल रहा हूं पूरा। वे वर्ण जिनका उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि इनका स्वरों का जब उच्चारण किया जाता है तो हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। उस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है, री। री स्वर का आप अधिक समय तक उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे इसको तो उच्चारण कर सकते हैं, आ बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, इसका अधिक समय तक उच्चारण हो सकता है, लेकिन री स्वर का उच्चारण नहीं होता, इसलिए री स्वर को इसका अपवाद माना जाता है। जितने भी स्वर होते हैं वो सारे सघोष होते हैं विद्यार्थियों। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब नाद के आधार पे हम आगे वर्गीकरण करने वाले हैं। उसमें एक तो सघोष होता है और एक अघोष होता है। तो ये जो जितने भी स्वर है वो किस में आएंगे? सघोष के अंतर्गत आएंगे। जितने भी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जब प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो अल्प प्राण होते हैं, एक महाप्राण होते हैं। तो स्वर जो आते हैं वो किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। यानी कि जो मात्राएं हैं वो स्वरों की होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। री स्वर को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका प्रयोग री की भांति होता है, इसलिए इसको शुद्ध स्वर भी नहीं माना गया है। ये विद्यार्थियों ही स्वर के बारे में कुछ जानकारी। अब जानते हैं हम व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजनों की हिंदी देवनागरी लिपि में संख्या कितनी? 33 मानी गई है। जैसे व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ वगैरह, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों? व्यंजन होते हैं। अब देखिए, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के बाहर नहीं निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण या स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये दूसरी परिभाषा मिल जाती है इसकी। आगे देखते हैं कि संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर शेष का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को भी थोड़ा याद रखना। व्यंजन घोष और अघोष दोनों में आते हैं, अर्थात उभयविध होते हैं। अघोष में भी आते हैं व्यंजन और सघोष के अंतर्गत भी आते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। कैसे होते हैं?
अल्पप्राण और महाप्राण। अब ये अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, तो इसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है। और जो व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, क्योंकि स्वरों की तो मात्रा होती है लेकिन व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। शुद्ध व्यंजन हल या हलंत वाला होता है। कैसा होता है, हल या हलंत वाला। जैसे ये क है, अब इसकी नीचे की तरफ जो तिरछी रेखा खींची रहती है इसको बोलते हैं हल या हलंत। तो वो ऐसे होते हैं। व्यंजनों को बोलते समय अस्वर छुपा रहता है। कौन सा, अस्वर छुपा रहता है। जैसे आप इसको बोलेंगे ना क को, इसको क को बोलेंगे तो इसमें अस्वर छुपा हुआ। जैसे ये क है, एक तो ये क लिखते हैं तो इसमें क प्लस अ है। क्या है, क और अ है, ध्यान रखना। तो क तो व्यंजन हो गया, अस्वर हो गया इसमें। तो ये थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा आप। आगे देखो, अब एक एक को पढ़ लेते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर शब्द का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो इसका टुकड़ा होता है, खंड होता है सु प्लस सर। यण स्वर संधि का उदाहरण है ये। अगर इस स्वर शब्द को देखें तो इसकी परिभाषा अभी आपको बता दी, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है। अब इसी प्रकार स्वरों की मात्रा भी होती है। अब मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वरों को बोलने में जो समय लगता है, ये स्वरों का जो वास्तविक रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है, मात्रा किसे कहते हैं जो। और अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राओं की संख्या 10 होती है। आपसे पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी, 11, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी, तो मात्राओं की संख्या विद्यार्थियों है 10। कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब स्वर के अनुसार इनकी मात्राएं दी हुई है। एक तरफ स्वर दिए हुए हैं कि स्वर 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर है। अब इसमें अ स्वर की तो कोई मात्रा है होती ही नहीं है, तो अ स्वर में तो क्रॉस कर देंगे हम। आ की मात्रा कैसी होती है, ये लिखी हुई है, आ की मात्रा ऐसी होती है। छोटा ई की मात्रा या लघु ई जिसको कहते हैं, इसकी मात्रा ऐसी होती है। बड़ा ई की मात्रा ये है। छोटा ऊ की मात्रा ये होती है। जैसे हम लिखते हैं ना कुल, तो इसमें ये जो मात्रा ये छोटा ऊ की मात्रा है। और जैसे ऊन शब्द लिखते हैं तो ऊंट लिखते हैं, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। री, जैसे कृषि शब्द लिखते हैं तो इसमें जो सी की तरह आता है विद्यार्थियों, ये कृषि शब्द में नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है एक डंडी वाली, और ये आई की मात्रा है डबल वाली। और ओ की मात्रा कैसी होती है, ये वाली ओ की मात्रा है, और ये वाली है औ की मात्रा। ये किसकी है, औ की मात्रा है। और जानते हैं री का दीर्घ रूप ये वाला होता है। देखिए सिंगल जो छोटा री होता है उसकी मात्रा ऐसी होती है, लेकिन बड़ा री की मात्रा कैसी हो जाएगी, ये वाली। तो इस री होता है जो संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में केवल इसकी मात्रा काम में ली जाती है। और वो भी दीर्घ संधि के जब उदाहरण देखेंगे हम, जैसे पितृ प्लस ऋण पितृण, मातृ प्लस ऋण मातृण, भ्रातृ प्लस ऋण भातृण, वहां पर इसको देखने को मिलता है ना। हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी है ओ। जैसे अंग्रेजी का जो ओ है ना, इससे बना ये ओ, और इसका प्रयोग होता है जैसे डॉक्टर, कॉलेज, रॉकेट, पॉकेट, कॉलोनी, मतलब जिसको अर्धचंद्र बिंदु हम कहते हैं, ये अंग्रेजी के ओ से बना है और हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं इसको अ। ठीक है, इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। और लिरी स्वर हिंदी में नहीं होता। लिरी स्वर विद्यार्थियों संस्कृत में होता है। किस में होता है, संस्कृत में होता है। तो हिंदी में कौन कौन से स्वर नहीं होते, एक तो ये री स्वर नहीं होता, केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है, इसका खुद स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। साथ ही में लिरी स्वर का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, हिंदी के जो स्वर है विद्यार्थियों, उनका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। यहाँ पर मैं एक पेज ले लेता हूँ और पेज के जरिए आपको समझा देता हूँ कि किस किस आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो स्वर है अगर इसका वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। जैसे एक तो किया जाता है ओष्ठाकृति के आधार पर। क्या आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर किया जाता है। ओष्ठाकृति का मतलब होठों को जब हम बोलते हैं तो होठों का आकार कैसा कैसा बनता है, उस आधार पर अध्ययन किया जाता है। एक मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि मुख की आकृति कैसी कैसी बनती है। इसके अलावा एक करते हैं हम जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। इसके जिह्वा की सक्रियता के आधार पर करते हैं। एक उच्चारण मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और एक उच्चारण में जो समय लगता है ये तो मात्रा वाला ही हो जाता है। और एक उच्चारण स्थान, इस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो अलग अलग आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। किस किस आधार पर किया जाता है उसको हम एक एक को जान लेते हैं बड़ा डिटेल से। तो सबसे पहले
हिंदी का जो वर्गीकरण है हिंदी के स्वरों का, वो पढ़ते हैं हम ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकार से मतलब है कि हमारे जो होठ होते हैं, लिप होते हैं विद्यार्थियों, उनका आकार कैसा कैसा बनता है उसके आधार पर। तो देखिए, एक तो होता है वर्तुलित या वृत्तमुखी या वर्ताकार। वर्ताकार कहो या वर्ताकार के दूसरे नाम मिल जाते हैं आपको, वृत्तमुखी या वर्तुलित। और एक होता है अवर्तुलित या अवृत्तमुखी या अवर्ताकार कहते हैं। एक तो वर्ताकार और एक अवर्ताकार, दो प्रकार के होते हैं। तो देखो, वर्ताकार स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता है उसको वर्ताकार कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल नहीं होकर कोई अन्य आकार में हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अवर्ताकार स्वर बोलते हैं। अब वर्ताकार स्वर के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? उ, ओ, औ। और जो अंग्रेजी का ओ से बना आगत स्वर है अ, ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। और अवर्ताकार में कौन से आते हैं? जिसको देखो, अवर्ताकार स्वर किसे कहते हैं? मतलब हमारे होठों का आकार गोल नहीं होकर कोई अन्य आकार में हो जाता है, उसे अवर्ताकार स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आ जाते हैं जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ और री इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कौन कौन से उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। देखो, जो अ स्वर है उसको उच्चारण में होस्ट हमारा जो होता है, होठ होता है, वो उदासीन होता है, इसलिए इसको विद्यार्थियों उदासीन स्वर भी कहा गया है। तो अ को किस में रख लिया जाता है? कई बार उदासीन स्वर में भी रख लिया जाता है। पूछा जाता है कौन सा स्वर उदासीन स्वर है, तो अ स्वर है। इसके अलावा उच्चारण मात्रा के आधार पर या कालमान या अवधि या समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है उस पे कौन कौन से होते हैं? देखिए, उच्चारण मात्रा के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। कौन कौन से होते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। उसमें जो पहला है वो एक मात्रिक है। एक मात्रिक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ उच्चारण मात्रा, तो मात्रा नहीं मिल के आपको कालमान मिल सकता है, कालमान ना मिला तो अवधि मिल सकता है, अवधि नहीं मिला तो समय मिल सकता है। क्या मिल सकता है? समय। देखा होगा आपने, जैसे यहाँ अवधि शब्द लिखा हुआ है, कई बार इसको वैसे भी पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, एक शब्द होता है अवधि जिसमें बड़ा ई की मात्रा आती है। कैसी आती है? बड़ा ई की मात्रा आती है। और एक होता है छोटा ई की मात्रा वाला अवधि। तो जो बड़ा ई की मात्रा वाला अवधि है, इसका मतलब होता है विद्यार्थियों क्या? इसका मतलब तो होता है भाषा, एक अवध की विशेष भाषा है। और इस अवधि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देख लीजिए। देखो विद्यार्थियों, अब जो एक मात्रिक है इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसको एकल स्वर भी कहते हैं, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। अब एक मात्रिक स्वर कहते हैं किसे? देखिए, जिनके उच्चारण में समय कम लगता हो उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर का दूसरा नाम मिलता है दीर्घ स्वर। अरे मैं बीच में क्लास ले रहा हूँ। देखिएगा विद्यार्थी, कॉल आ गया था, थोड़ा ध्यान। द्विमात्रिक, दीर्घ या गुरु या संदेश स्वर। देखिए, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसके दो उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो संधि स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। दिखाई दे रहा है आपको? ये लिखूं? दिखाई दे रहा है? वैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है, आप भी देख लेना, पीडीएफ में दिख जाएगा अगर इसमें नहीं देख रहा तो। संधि स्वर जो सहजातीय स्वर होते हैं, सहजातीय ह्रस्व स्वरों का जो योग से बनते हैं विद्यार्थियों, उनको संधि स्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण मिलते हैं आ, ई और उ। और संयुक्त स्वर को किसे कहते हैं? जो दो विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। और इसके उदाहरण होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको थोड़ा देख लेना। जो त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तीसरा आता है इसका त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर। तो देखिए, इसमें संस्कृत का भेद माना गया है, हिंदी में इसको भेद नहीं माना जाता है। प्लुत का जो अर्थ होता है वो होता है उछलता हुआ। क्या होता है? उछलता हुआ होता है। स्वरों के आगे 3 का अंक लिख देने से होता है इसका। इसे दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में आता है। देखिए मैं बता देता हूँ, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक 3 प्रकार के होते हैं। त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर का समय लगता है उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं ना।
उसमें इसका प्लुत स्वर भी कहते हैं, कई बार इसका दूसरा नाम भी मिल जाता है प्लुत स्वर। तो संस्कृत भाषा के मंत्र वगैरह उच्चारण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसमें देख लेते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं और सभी स्वरों को अधिक समय तक उच्चारित करके प्लुत स्वर बनाया जा सकता है। जैसे इसमें उदाहरण मिलते हैं ओम, राम वगैरह, ये इसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, जिन स्वरों की बनावट समान होती है उन्हें सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों की बनावट अलग अलग होती है उन्हें विजातीय स्वर या असवर्ण कहते हैं। देखिए, ए और ओ की बात करें तो इन्हें शुद्ध स्वर माना जाता है, और जो ए और औ है उनको नहीं माना जाता, क्योंकि इन्हें अपभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया है, इसलिए इनको नहीं माना जाता है। आगे देखें हम, जीव की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव की सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। यानी कि जो जीव होता है उसकी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर देखने को मिलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलने में जीव का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसको मध्य स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में जीव का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर के उदाहरण आते हैं ई, ए, आई और री, और मध्य का आ जाता है अ, और पश्च का आ जाता है आ, उ, ओ, और जो अंग्रेजी का आगत स्वर है वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। आगे है विद्यार्थियों, एक मिनट इसका कलर पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, जीव की सक्रियता के आधार पर हो गया था। इसके बाद में जीवा की ऊंचाई या जीव के उठने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, समृद्ध स्वर और अर्धसमृद्ध स्वर। इनको देख लेते हैं। देखिए, विवर्त जो शब्द है इसका मतलब होता है खुलना। इसका मतलब क्या होता है? खुलना। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुल जाता है, यानी कि 100% खुल जाता है, उसे विवर्त स्वर कहते हैं। इसका दूसरा नाम निम्न स्वर भी मिलता है, और इसका उदाहरण होता है आ। एक होता है अर्धविवर्त स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुख आधा खुलता हो उसे अर्धविवर्त स्वर कहते हैं, यानी कि निम्न उच्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुल जाता है यानी कि 50% खुलता है उसे अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। अ, आई और औ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक होता है समृद्ध स्वर, जिसको हम उच्च स्वर भी कहते हैं। समृद्ध शब्द का मतलब होता है बंद होना। क्या होता है? बंद होना। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय प्राय हमारा मुख बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं, और इसके उदाहरण मिल जाते हैं ई, उ और री। एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर, यानी कि उच्च निम्न स्वर भी कहते हैं इसे। तो जिन स्वरों का उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, यानी कि 45% तक मुख बंद रहेगा। जैसे ए और ओ, इसके उदाहरण देखने को आपको मिलते हैं। आगे बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? तो कंठे स्वर होता है, तालव्य स्वर होता है, मूर्धन्य स्वर होता है और ओष्ठ्य स्वर होता है। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है उन्हें कंठे स्वर कहते हैं। उदाहरण मिल जाते हैं एर, आ। अगर बात करें तालव्य स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण तालु से होता हो उसको तालव्य स्वर कहते हैं। उदाहरण मिलता है ई और ए, आई। मूर्धन्य स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्थान मुर्दा होता है उसको मूर्धन्य कहते हैं, और इसका उदाहरण मिलता है री। ओष्ठ्य किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उसे ओष्ठ्य कहते हैं, उ और ओ, औ। ठीक है, ये उसके उदाहरण होते हैं। स्वरों का संयुक्त जो उच्चारण स्थान है उसको देखें तो उसमें एक कंठ तालव्य आता है। देखो, शब्द से पता लग रहा है कंठ और तालु, इन दोनों से मिलकर जिसका उच्चारण होता है उसे कंठ तालव्य कहते हैं, और इसमें जो उदाहरण आता है वो आता है ए, आई। एक होता है कंठोष्ठ स्वर, यानी कि जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है उसको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं, और इसमें उदाहरण आता है ओ, औ। कौन सा आता है? ओ, औ आता है। मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्यम स्वर। शिथिल स्वरों में कौन कौन से आ जाते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख की मांसपेशियों में कम तनाव होता है उसे शिथिल स्वर कहते हैं, और इसमें जो उदाहरण आते हैं विद्यार्थियों वो कौन कौन से आते हैं? ए, ई, उ आ जाते हैं। कठोर या दृढ़ स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण मुख की मांसपेशियों में अधिक तनाव या दृढ़ता होती है उसे कहते हैं कठोर स्वर, और इसमें आ जाते हैं ई, उ, ए, औ। मध्यम स्वर जो आ जाते हैं उसमें उच्चारण काल में मांसपेशियों में हल्की सी दृढ़ता होती है तो मध्यम स्वर कहते हैं। इसमें ओ,
ए और ओ आता है। कौन सा आता है? ए और ओ आ जाता है। इसी प्रकार अयोग भावर्ण, अयोग भावर्ण क्या होते हैं? अयोग भावर्णों की संख्या दो होती है, अंग और अह। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह होते हैं। इसको तो अनुस्वार की बात यूज लेते हैं, इसको विसर्ग की बात यूज लेते हैं। ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इनका उच्चारण अ के बिना नहीं किया जा सकता। और जितने भी स्वर होते हैं वो अल्पप्राण और घोष होते हैं, लेकिन दोनों ही विकल्प में मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको देनी होती है? घोष को देनी होती है। मतलब स्वर अल्पप्राण भी होते हैं और सघोष भी होते हैं, और दोनों विकल्प में आ जाए तो सघोष को प्रथम वरीयता दे देना। बात करें प्रकृति या स्वभाव या उच्चारण के अनुसार जो स्वरों के भेद है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अनुनासिक होता है और एक अनुनासिक होता है, या अनुनासिक का ही दूसरा नाम मिलता है सानुनासिक, सानुनासिक मिलता है। और इसी प्रकार जो अनुनासिक शब्द होता है इसका स्थान पर दूसरा नाम मिल सकता है निर्नुनासिक। क्या मिलता है? निर्नुनासिक। अब देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नासिका से बाहर निकले तो वे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आ वगैरह आ जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है वे अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। आगे हम देखें तो व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूं, हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने सामान्य जानकारी जानी, फिर उसके बाद में जो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन के ऊपर। तो व्यंजन का अगर टुकड़ा करते हैं, खंड करते हैं, तो वी प्लस अंजन होता है। यण संधि का उदाहरण है ये। किसका है? यण संधि का उदाहरण है। प्रत्येक व्यंजन उच्चारण करते समय व्यंजन में अ स्वर छुपा रहता है। ये सारी बातें मैं लिखा चुका हूं। व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं विद्यार्थियों, खड़ी पाई वाले व्यंजन और एक बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। जैसे ये खड़ी पाई वाले व्यंजन, इनमें सब में खड़ी पाई आ रही, क च वगैरह में आ रही, लेकिन ये ड छ ट ठ ड ढ द र, इनमें खड़ी पाई नहीं आ रही है ना। तो खड़ी पाई वाले भी होते हैं, बिना खड़ी पाई वाले भी आते हैं। और वैसे हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें इनकी संख्या कितनी मानी गई? 33 मानी गई, 33। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और मुख्य रूप से व्यंजनों को तीन भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये आ जाते हैं। और क वर्ग में 5 ये पूरे आ जाते हैं। देखो क वर्ग में कौन कौन से आता है? क, ख, ग, घ और घ, ये आ जाते हैं। और इस प्रकार से ये इनका बन जाता है। क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? सॉरी, सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है? क, च, ट, त, प। सभी वर्गों का दूसरा वर्ण कौन सा होता है? तो ये हो जाता है विद्यार्थियों कौन सा? इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ये वाली लाइन पूरी आ जाएगी। ख, छ, ठ, त, फ। तीसरा कौन सा होता है? ग, ज, ड, द, ब। चौथा कौन सा होता है? घ, ज, ढ, द, ब। पांचवा, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? तो अंग, य, न, म होता है। और इन सबको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है विद्यार्थियों। और इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। वे व्यंजन जिनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटाने से, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। जैसे यह, रल, व, 4 उदाहरण मिलते हैं इसके। और ये और वह, अगर हम देखें ये और वह को, वैसे तो व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। और अर्ध स्वर इसको किसने कहा? कपिल द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? कपिल द्विवेदी, जो कि वैयाकरण है, उनके द्वारा इनको कहा गया। इसी प्रकार उस व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है। और 4 कौन से होते हैं? स, स, स है, इसको तालव्य से कहते हैं, इसको मूर्धन्य से कहते हैं, इसको दंते से कहते हैं। और ये तो है, ये चारों होते हैं उस व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, वे उस व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं पर्यतन के आधार पर। किसके आधार पढ़ते हैं? पर्यतन के आधार पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं: कंठे, तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे, ये सब होते हैं। और पर्यतन के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं इसको, आभ्यंतर पर्यतन और बाह्य पर्यतन। आभ्यंतर पर्यतन के फिर और उपभेद कर दिए गए, जैसे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, उच्छिप्त, लुंठित, संघर्षहीन, पार्श्विक संघर्षी व्यंजन, ये सब आ जाते हैं। उच्छिप्त की जगह पे दूसरा नाम मिल सकता है, जैसे ताड़नजात, द्विगुणित, द्विस्पृष्ट, ऐसे भी इनके और नाम मिलते हैं। और बाह्य पर्यतन के आधार पर जब करते हैं तो इसके 2 उपभेद कर देते हैं। श्वास वायु के आधार पढ़ते हैं, नाद या कंपन के आधार पढ़ते हैं। श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार के हो जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। नाद कंपन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। कौन कौन से होते हैं?
अघोष और सघोष होते हैं विद्यार्थियों, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखें, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो इसको जान लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से होते हैं, तो एक तो होते हैं कंठे व्यंजन। कौन से होते हैं, कंठे व्यंजन होते हैं। कंठ से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं, कंठे व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क वर्ग पूरा आ जाता है, क ख ग घ अंग, और साथ में ह आ जाता है और विसर्ग आ जाता है। ये इसके उदाहरण होते हैं कंठे व्यंजन के। जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं, और इसमें च वर्ग पूरा आ जाएगा और साथ में ये और स आ जाएगा। च वर्ग में कौन से आता है, च छ ज झ ये आ जाता है और ये और स आ जाता है। इसी प्रकार मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर इसे पूर्व तालव्य भी कहते हैं। मूर्धन्य को क्या कहते हैं, पूर्व तालव्य भी कहते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। और इसमें आ जाता है ट वर्ग पूरा, ट वाली लाइन पूरी आ जाएगी, ट ठ ड ढ न, और साथ ही में र और स भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बात करें दंत से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को दंते व्यंजन कहते हैं, और जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। और इसमें आ जाता है विद्यार्थियों त वर्ग पूरा आ जाता है, त ध द ध न, और ल आ जाता है और स आ जाता है। इसी प्रकार ओठ से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, और इसमें आ जाता है पूरा प वर्ग आ जाता है, प फ ब ब ब म, और साथ ही में आ जाता है व। क्या आ जाता है, व आ जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है, इसलिए इसे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। और इसमें आ जाते हैं अंग यण न। और दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं, दांत और ओष्ठ, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है उसको दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और उसमें कौन कौन से आ जाएंगे विद्यार्थियों, दंतोष्ठ में आ जाते हैं व फ। कौन से आ जाते हैं, व और फ आ जाते हैं। देखिए अगर बात करें हम काकल्य ध्वनि या स्वरी अंतर्मुखी, या इसे उरस्य या स्थानीय भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत देखें हम तो एक इसका अंतर्गत आता है, एक तो है आ जाता है और एक विसर्ग आ जाता है आता है और एक विसर्ग आता है। इनका उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। बात करें वर्त से ध्वनि किसे कहते हैं, ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों का जो संधि स्थल है उससे थोड़ा ऊपर का जो भाग होता है उसको वर्ष कहते हैं, और यहाँ से जिसका उच्चारण होता है उसको वर्ष से कहते हैं। तो जीभ स्पर्श करती है, और इसके उदाहरण मिलते हैं आपको स ज न ल। कुछ वैयाकरणों का मानना है कि इसमें एक तो स आता है और एक र आता है और एक ल आता है, बाकी सर्वमान्य मत है स ज नल, सजनल, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, याद करने का एक तरीका है। आगे हम बात करें कि पर्यटन के आधार पर जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करते समय मुख्य द्वारा किया जाने वाला यत्न ही क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। वर्णों के उच्चारण की रीति को ही पर्यटन कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री, काकल, मुख विवर, तालु, मसूड़ा, दांत, ओष्ठ आदि का जो प्रयास करना पड़ता है उसे व्याकरण की भाषा में पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में पर्यटन कहते हैं। और इसके दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, दो होते हैं, एक तो आभ्यंतर पर्यटन और एक बाह्य पर्यटन। अभी हमने चर्चा की थी इनके बारे में, अब एक एक को जान लेते हैं कि आभ्यंतर पर्यटन क्या होता है। सामान्यतः मैं बता देता हूँ, शुरुआत में जो प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर पर्यटन कहते हैं, और अंतिम समय में जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य पर्यटन कहते हैं। अब आभ्यंतर पर्यटन में पहला है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा, स्पर्शी व्यंजन, यानी कि इसके उच्चारण में अंग एक दूसरे को स्पर्श करता है। और इसमें विद्यार्थियों एक तो आ जाता है क वर्ग, एक आ जाता है ट वर्ग, एक आ जाता है त वर्ग, और एक आ जाता है प वर्ग। लेकिन इन सब के शुरू के चार चार वर्ण, जैसे क का शुरू का चार वर्ण कौन सा हो गया, क ख ग घ, यानी कि अंग नहीं आएगा। ट वर्ग का कौन सा हो गया, इसमें च वर्ग नहीं आ रहा, ट वर्ग छोड़ दिया, ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजन में। इसमें ट वर्ग, ट के ट ठ ड ढ न, और एक त वर्ग आ जाता है त थ द ध न, मतलब पांचवा को छोड़ दो, और प वर्ग में कौन सा आ जाता है, प फ ब भ। तो पांचवा छोड़ दो, बाकी शुरू के चार चार वर्ण ये लिखा हुआ है। आगे अगर हम देखें स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो अभी हमने च वर्ग छोड़ा था, च वर्ग के शुरू के चार वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, च वर्ग के शुरू के चार वर्ण। च वर्ग के शुरू के चार वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है च, कौन सा होता है च, एक होता है छ, एक होता है ज, और एक होता है झ। ये सब विद्यार्थियों आ जाते हैं किसमें, स्पर्श संघर्ष व्यंजनों में आ जाते हैं। और बात करें नासिक के व्यंजन, नासिक के में मुख और नासिक का जिससे उच्चारण होता है उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं, जैसे अंग य न म इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, जीभ का ऊपर उठकर
झटके के साथ नीचे आती है उसे उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। विद्यार्थियों, जब जीभ उलटकर वायु को बाहर की ओर फेंकती है उसे उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं आपको? ड और ढ। विद्यार्थियों, सामान्यतः ड और ढ का किसी शब्द के शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, किसी शब्द के मध्य या अंत में तो प्रयोग कर लेते हैं। एक होता है लुंठित व्यंजन। क्या होता है? लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण मिलता है विद्यार्थियों, वो कौन सा मिलता है? र। कई बार इसको कंपित व्यंजन भी कहते हैं, यानी प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि र को जब हम उच्चारित करते हैं, जैसे बोलो र, तो हमारी जीभ में क्या होता है? कंपन होता है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। एक होता है संघर्षहीन व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं होता हो, टकराव नहीं होता हो, संघर्ष नहीं होता हो, उसको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण मिलता है ये वह। क्या मिलता है? ये वह। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा गया। विद्यार्थियों, अभी बताया था आपको, कपिल द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? कपिल द्विवेदी जो वैयाकरण है उनके द्वारा इस ये वह को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब होता है बगल। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ के दोनों बगल से वायु बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजनों की संख्या होती है एक, और वो है ल। कौन सा है? ल है। ल को बोलते हैं। एक होता है संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जो वाक अवयव है उनमें संघर्ष होता हो, घर्षण होता हो, उनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? स स स है, ये सारे आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त फारसी में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को भी हिंदी में व्यक्त करने वाली भी इसी प्रकार आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ज, फ, ये भी आ जाते हैं इसमें। अब ये आंतरिक प्रयत्न हो गया। अब पढ़ेंगे हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो वर्णों के उच्चारण के अंतिम समय में जो प्रयास किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके भी दो उपभेद कर देते हैं हम, प्राणवायु के आधार पर और एक नाद के आधार पर। दो प्रकार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्राणवायु के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो प्राणवायु के आधार बोलो या श्वास वायु के आधार बोलो, इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि अल्प प्राण उनको कहते हैं ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय थोड़ी मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण के जो उदाहरण हैं वो सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये सब आ जाएंगे। और सभी 11 के 11 क्या आ जाएंगे? स्वर आ जाएंगे। ये सब अल्प प्राण में जाएंगे। स्वर कौन से होते हैं? 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे आ जाते हैं। अगर बात करें महाप्राण की किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण जो वर्ण है उसमें सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है, और साथ ही में उष्ण व्यंजन आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अब देखो उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो उष्ण व्यंजन में आ जाते हैं एक तो श, एक ये षटकोण वाला स, एक सड़क वाला स और एक है। हालांकि जब इनको प्रॉपर तरीके से उच्चारित किया जाता है तो इसको तालव्य स कहते हैं, इसको मूर्धन्य स कहते हैं, इसको सड़क वाले जो स होता है इसको दंते स कहते हैं। क्या कहते हैं? दंते स कहते हैं। आगे जानते हैं। नाद के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। जो घोष है इसका दूसरा नाम सघोष मिलता है। तो इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। स्वरतंत्री में जिनको बोलते समय अगर किसी प्रकार की गूंज, कंपन, आवाज नहीं होती है तो उसे अघोष कहते हैं, और जिसमें होती है उसको सघोष कहते हैं। अघोष के उदाहरण मिलते हैं सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों स आ जाते हैं, स स स। और घोष में कौन से आते हैं? तो इसमें सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और साथ ही में अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व, ये चारों आ जाते हैं। और इसमें है आ जाता है, क्योंकि देखो तीनों से तो इधर ले लिया हमने काम, और बचा कौन सा है? तो है इधर आ जाता है। और सभी स्वर आ जाते हैं, 11 के 11 स्वर भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इनके अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके बीच कोई स्वर नहीं होता है। देखिए जैसे अक्षय कैसे बना? क और स से मिलकर बना है। या फिर इसका दूसरा रूप आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क और स के नीचे भी अगर हलंत लगा देते तो ए निकल जाएगा। त्र कैसे बना? आधा त और र से मिलकर बना है। जय कैसे बना? हलंत वाला ज और ये पूरे से मिलकर बना है। सर कैसे बना? हलंत वाला स और र से। या इनका दूसरा रूप ये वाले भी
आपको मिल सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। इनके अलावा भी संयुक्त वर्ण होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए हिंदी की देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है, तो आपको 4 का ही जवाब देना विद्यार्थियों। और 4 कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्रय, जय, श्रेय होते हैं। इनके अलावा जैसे ध कैसे बना, हलंत वाला द और ये से मिलकर बना। दव कैसे बना, हलंत वाला द और वह से। दद्द जैसे पद्धति में लिखते हैं ना हम, द और ध से मिलकर बना। ये उद्देश्य में दोनों द है, एक हलंत वाला है एक पूरा है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर देखें तो व्यंजन वैसे हम द्वितु व्यंजन भी होता है और एक व्यंजन गुच्छ भी होता है। द्वितु व्यंजन को हम युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, यानी कि स्वर रहित व्यंजन के बाद में स्वर सहित अगर कोई सहजाति व्यंजन आता है तो उसको द्वितु या युग्मक व्यंजन कहते हैं। और अगर स्वर रहित व्यंजन के बाद में कोई स्वर सहित व्यंजन आए अलग अलग जाति का, बीजाति वाला है, तो उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। और द्वितु व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, बच्चा, दिल्ली, बिल्ली, कच्चा, पक्का, ये सब द्वितु व्यंजन या युग्मक व्यंजन के उदाहरण हैं। और व्यंजन गुच्छ में जैसे पुष्प, मनुष्य, मक्खी, राज्य, ये सारे विद्यार्थी उदाहरण हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर जैसे आपको ये उपलब्ध हो रहा है उसके अनुसार पीडीएफ वगैरह को लेके आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसके आप बढ़िया नोट्स बना लो अपने। बहुत कम समय में विद्यार्थी पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन में जब हम वर्ण विचार पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। एक एक कंटेंट में उसमें लिखाता हूँ। लेकिन जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको ये फायदा है कि वो रिवीजन कर लेंगे। जो जिनके पास कम समय है उसमें अगर अच्छा मैटर लेना चाहते हैं तो पीपीटी फॉर्मेट ही बेस्ट रहता है। इसके अलावा वर्णों की संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। कि अगर पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है हिंदी में, 11। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। और इसमें आ जाते हैं क से लेकर ह तक। और कहाँ से, एक तो इसमें पूरा क वर्ग आ गया, क वाली लाइन पूरी आ गई। और साथ ही में इसमें च वर्ग आ गया। कौन सा आ गया, च वर्ग आ गया। और ट वर्ग आ गया। और त वर्ग आ गया। त वर्ग, कौन सा वर्ग, त वर्ग, कौन सा वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया। और एक प वर्ग, तो 25 तो ये हो गए। और इनके अलावा 4 संयुक्त वर्ण, सॉरी 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 ही कौन से होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। तो इसी प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। और टोटल मिलाएं अगर हम देखें कि स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 44 हो जाती है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, अक्षय, त्रय, जय, श्रेय। और उच्छिष्ट वर्णों की संख्या कितनी, 2, ड और ढ। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अंग और अह। देवनागरी की जो लिपि है हमारी, उसकी का नाम क्या है, देखो देवनागरी हिंदी वर्णमाला की लिपि का नाम है। और इसमें कुल वर्णों की संख्या 52, कितनी है, 52। और 52 कैसे हुई ये अभी बताया मैंने आपको। आगे हम जाने, 5 आगत व्यंजन ध्वनियाँ भी हैं, इनके बारे में पढ़ना, जो कि अरबी फारसी भाषा से इनको ग्रहण किया गया है। और ये अलजीव वर्ण भी कहलाते हैं। और जैसे ये है क, ख, ग, घ, ज, फ, देखिए इनके सबके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ विद्वान व्यंजनों की ध्वनियों की संख्या कितनी बताते हैं, 41। और स्पर्श व्यंजनों की कितनी बताते, 25। उष्म की कितनी बताते, 4। और अंतस्थ की 4, संयुक्त की 4, अयोगवाह की 2 और उच्छिष्ट की 2। तो कितने हो जाते हैं इनके अनुसार, 41 हो जाते हैं। सरकारी स्तर पर प्रचलित देवनागरी लिपि में ड और ढ और श्र ध्वनियों को नहीं माना गया है, तो कुल ध्वनियों की संख्या इनके अनुसार फिर 49 ही हो जाती है, ठीक है। और इसमें 11 स्वर है और 38 व्यंजन मान लिए गए। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो हमारे विद्वान है विद्यार्थी, उनमें मतभेद बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें शब्दों को कैसे ढूंढा जाता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन में से सबसे पहले स्वर आते हैं। कौन से आते हैं, स्वर आते हैं। शब्दों के प्रथम वर्ण का क्रम निम्नानुसार होता है। स्वरों का स्थान निर्धारित करना, अब स्वरों में भी देखो सबसे पहले कौन सा आता है, अ, फिर आ, फिर ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्रम होता है स्वरों में। लेकिन कई बार जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग वगैरह लगा आता है, तो उसमें कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले अनुस्वार वाला स्वर आता है, फिर अनुनासिक वाला स्वर आता है, फिर विसर्ग वाला स्वर आता है, और फिर जिसमें कुछ भी नहीं लगा हो वह स्वर आता है। इसी प्रकार स्वरों के बाद में क्रम किसका स्टार्ट हो जाता है, व्यंजनों का क्रम स्टार्ट हो जाता है। और इसमें भी ऐसे आता है, सबसे पहले क, फिर ये अक्ष आ जाता है, फिर ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, और फिर जे। ये ज्ञानी वाला जो होता है ना, जिसको ज्ञान जे बोलते हैं, जो कि गलत है, जे है इसका उच्चारण। तो ये यहाँ पर आता है क्रम के अनुसार।
ये क्रम के अनुसार यहाँ आ जाते हैं। त्रय तय के बाद में त्रय आता है, और ये र ल व नहीं होता, ये व र ल होता है क्रम के अनुसार, और इस है के बाद में ये सर आ जाता है। ये क्रम की बात कर रहे हैं शब्दकोश में ढूंढना। अगर समान स्वर आते हैं, सॉरी समान व्यंजन आते हैं और उसमें किसी में अनुस्वार लगा हुआ है, किसी में अनुनासिक लगा, किसी में विसर्ग और किसी में स्वर सहित, किसी में स्वर रहित, तो इनमें से किस प्रकार से क्रम आता है, तो ये क्रम इसका चलता है। सबसे पहले अनुस्वार वाला व्यंजन, फिर अनुनासिक व्यंजन, फिर विसर्ग वाला व्यंजन, फिर स्वर सहित व्यंजन, फिर स्वर रहित व्यंजन। और हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखें हम विद्यार्थियों, जैसे ये इसका है कि इसका जो वर्ण विन्यास है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में। जैसे क्रम शब्द है, तो इस क्रम में क, अ, र, म और अ, इससे मिलकर क्रम बना है। और ड और ढ, ये सारी बातें मैं पहले आपको लिखा चुका हूँ, इनको बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए विद्यार्थी, एक होता है इसमें कर्ण शब्द आता है हिंदी में। जब वर्ण विचार पढ़ते हैं तो इसमें लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कर्ण, कर्ण किसे कहते हैं? इन उन इंद्रियों को कहा जाता है जो लगातार क्रियाशील होकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, कर्ण का काम कौन करते हैं? होठ, जीभ, कोमल तालु, स्वर तंत्र वगैरह ये काम करता है। स्थान और कर्ण में केवल स्थिरता का ही अंतर है। कर्ण और स्थान में क्या अंतर है? केवल स्थिरता का अंतर है विद्यार्थियों। एक होता है संगम। उच्चारण करने की स्थिति में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती है और ध्वनियों के मध्य आवश्यकता अनुसार अल्पकालिक विराम की अवस्था आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। इसको भी देख लेना, कर्ण क्या होता है, संगम क्या होता है। उच्चारण के समय जब स्वरों को अधिक बल पड़ता है तो उसे बलाघात या स्वराघात कहते हैं। तो स्वराघात या बलाघात क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का होता है, वर्ण बलाघात और शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। अगर वर्ण पर जोर पड़ रहा है विद्यार्थियों, बल पड़ रहा है, तो उसको वर्ण बलाघात, शब्दों पर पड़ रहा है तो शब्द बलाघात, और वाक्य पर पड़ रहा है तो वाक्य बलाघात करते हैं। ठीक है। एक होता है अनुतान। अनुतान क्या है? किसी भाव को व्यक्त करने में ध्वनियों के कंपन में उतार चढ़ाव को ही क्या कहा जाता है? अनुतान। इसे सुर लहर भी कहते हैं। अनुतान का दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? सुर लहर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सुर लहर भी कहते हैं। सुरों के आरोह और अवरोह यानी ऊपर नीचे के क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है, और इसका जो समानार्थी शब्द है वो तान है। क्या है? तान। और संगीत शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा इसका योगदान है। सुर लहर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? शब्द सुर लहर और वाक्य सुर लहर। यानी कि शब्द सुर लहर, अगर इसमें शब्द का ऊपर नीचे होता है तो उसको शब्द सुर लहर कहते हैं, और वाक्य का होता है तो इसमें वाक्य सुर लहर कहते हैं विद्यार्थी। ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास ऑफ हो जाती है, वर्ण विचार कंप्लीट हो जाता है विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपके समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो अधिक से अधिक साथियों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।